हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए पार्ट में। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, मास्क्ड मून सेक्ट के सेटिंग सन हॉल में हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। सीनियर मार्शल सिस्टर और नैन गोंग वान के बीच जो बात शुरू में एक शांति भरी बातचीत लग रही थी, वहीं धीरे धीरे एक खतरनाक कन्फ्रंटेशन में बदल गई। एक तरफ हार्ट रिस्ट्रिक्शन मेडालियन, लाइट स्टेसिस मिरर और ये नियांग सोर्ड्स जैसे खतरनाक ट्रेजर सामने आ चुके थे, और दूसरी तरफ नैन गोंग वान और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। हॉल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट हो चुके थे, आग और बर्फ की ची टकरा रही थी और हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी फाइट के बीच एक ऐसा कल्टीवेटर सामने आया जिसकी असली कल्टीवेशन देखकर खुद सीनियर मार्शल सिस्टर भी हिल गई। डेविल स्लेइंग थॉर्न का इस्तेमाल हुआ, वर्मिलियन बर्ड बैंड आग की तरह भड़क उठा और 1000 लेयर माउंटेन आसमान से मौत बनकर गिरने ही वाला था। अब सवाल यह है, क्या सीनियर मार्शल सिस्टर सच में इस जाल से बाहर निकल आएगी? लाइट स्टेसिस मिरर की असली ताकत क्या पूरी तरह सामने आएगी? और नैन गोंग वान और उसके साथी इस जानलेवा लड़ाई को किस अंजाम तक ले जाएंगे? आज के इस पार्ट में लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है और हर एक चाल फेट बदल सकती है। तो बने रहिए अंत तक, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त पार्ट। पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं नांगोंग वान ने इसके बाद एक अजीब दूसरी दुनिया जैसी लय में इनकैंटेशन बोलना शुरू किया। उसके सिर के ऊपर एक विशाल स्कारलेट बैरियर प्रकट हुआ जो धीरे धीरे और ज्यादा तेज चमकने लगा। आईसी वुमन ने मिरर को हवा में उछाल दिया और अपने हाथ में एक ट्रायंगुलर फ्लैग बुला लिया। फिर भी वो गंभीर आवाज में बोली, डिवाइन इनकारनेशन लाइट, जूनियर मार्शल नांगोंग, तुम सच में सब कुछ दांव पर लगा रही हो। उसे गोल्डन इंसेक्ट्स कुछ अजीब लगे, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो साफ तौर पर गोल्ड डिवाउरिंग बीटल से अनजान थी। हल्की सी मुस्कान के साथ नांगोंग वान ने कहा, अगर सीनियर मार्शल सिस्टर अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ना नहीं चाहती तो कंस्ट्रेनिंग हार्ट रेस्ट्रिक्शन मेडालियन हमें सौंप दो और शांति से चली जाओ। आईसी वुमन ने ठंडी सी हंसी उड़ाई और उसकी आंखों में साफ मर्डरस इंटेंट चमक उठा। उसने मुंह खोला और एक छोटी ब्लड रेड स्वॉर्ड थोक दी। वो स्वॉर्ड सिर्फ कुछ इंच लंबी थी, लेकिन उसकी चमक आंखों को चुभ रही थी। उसके चारों तरफ ब्लैक की एक पतली धार घूम रही थी और पूरे हॉल में खून की गंध फैल गई। नांगोंग वान का चेहरा सख्त हो गया। ब्लड डेविल स्वॉर्ड, तुमने ये शैतानी ट्रेजर कब हासिल कर लिया? क्या तुम्हें डेविलिश की बैकलैश का डर नहीं है? आईसी वुमन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बैकलैश? इस आर्टिफैक्ट के रहते मैं तुम्हें उससे पहले ही हरा दूंगी। फिर उसने तेज आवाज में पूछा, आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम सेक्ट की तरक्की के लिए वही लिचिन से शादी करने को सच में तैयार नहीं हो? अगर नहीं तो मैं स्वॉर्ड को बेकाबू छोड़ दूंगी। बाद में मुझे दोष मत देना। हान ली ने स्वॉर्ड की तरफ शांति से देखा। पूछने की जरूरत नहीं है। भले ही वानर खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस तमाशे को अभी खत्म करो। सीनियर मार्शल सिस्टर ने उसे ठंडी नजर से घूरा। और तुम कौन हो? तुम्हारी कल्टीवेशन नैसेंट सोल के बराबर लगती है, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई याद नहीं आता। उसकी आंखें और संकरी हो गई। और वानर को इतने अपनेपन से बुला रहे हो? अब समझ में आया। वही लिचिन से शादी ना करने की असली वजह तुम ही हो। उसकी नजर में शुद्ध और साफ मर्डरस इंटेंट भरा हुआ था। हान ली ने नांगोंग वान की सीनियर मार्शल सिस्टर की तरफ बिल्कुल शांत और बिना जल्दबाजी के देखा और बोला, मेरा नाम कौन सा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि तुम इतनी जिद क्यों पकड़े बैठी हो। बस कंस्ट्रेनिंग हार्ट रिस्ट्रिक्शन मेडालियन हमें दे दो और हम तुम्हें तुरंत छोड़ देंगे। रही बात ब्लड डेविल सोर्ड की, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन डरने की भी कोई वजह नहीं। अच्छा यही होगा कि तुम उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। उस बर्फ जैसी ठंडी औरत ने हान ली को घूर कर देखा, होंठों के कोने टेढ़े किए और बोली, खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। अगर तुम्हें सच में ब्लड डेविल सोर्ड की ताकत पता होती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत नहीं करते। पहले तुम्हें मारूंगी, फिर देखती हूं कि जूनियर मार्शल सिस्टर नांगोंग का दिल बदलता है या नहीं। इतना कहते ही उसने अपनी जीभ के सिरे को दांत से काटा और खून की एसेंस का एक बड़ा फुहारा उस छोटी क्रिम्सन सोर्ड पर फूंक दिया। साथ ही दोनों हाथों से इनकैंटेशन सील बनाई। एक तेज क्रिम्सन फ्लैश हुआ और वो छोटी तलवार बढ़कर पूरे 1 मीटर लंबी हो गई। उसका लुक खून से सना डरावना और बिल्कुल शैतानी लग रहा था। हवा में खून की बदबू और ज्यादा फैल गई, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। उस औरत ने बिना किसी झिझक के तलवार का हैंडल पकड़ लिया और आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर उस क्रिम्सन सोर्ड में डालनी शुरू कर दी।
ये देखते ही नांगोंग वान का धैर्य टूट गया। उसने डर के मारे जोर से चिल्लाकर हानली से कहा, जल्दी कुछ करो, इसे पहले वार करने मत दो, ब्लड डेविल सोर्ड बहुत खतरनाक होती है। वो हानली की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। अपनी डिवाइन इनकारनेशन लाइट पूरी तरह तैयार करने से पहले ही नांगोंग वान ने अपने सिर के ऊपर बनी बड़ी लाइट बैरियर की तरफ इशारा किया। वो लाइट डोम कांपने लगी और तेजी से घूमने लगी। कुछ ही पल बाद उस डोम के अंदर से एक बेहद खूबसूरत एमरल्ड ग्रीन रोशनी निकलकर सीधा आईसी वुमन की तरफ उड़ गई। लेकिन आईसी वुमन ने बिल्कुल लापरवाही से हाथ घुमाया और एक ट्रायंगुलर फ्लैग बाहर फेंक दिया। हवा में जाते ही वो फ्लैग अजीब सी ग्रीन फॉग में बदल गई और एमरल्ड अटैक के सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे ही एमरल्ड लाइट उस ग्रीन फॉग से टकराई, उसके अंदर से एक फ्लड ड्रैगन प्रकट हुआ। शुरुआत में फ्लड ड्रैगन भारी पड़ता दिखा और फॉग को चीरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वो ग्रीन फॉग किसी बीमारी की तरह उससे चिपक गई। चाहे ड्रैगन जितना भी तड़पे, वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। नांगोंग वान के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। वहीं आईसी वुमन के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई, जैसे उसे भरोसा हो गया हो। इसके बाद आईसी वुमन ने क्रिम्सन सोर्ड को हवा में घुमाया और सीधे हानली के सिर के ऊपर वार कर दिया। उसी पल स्पेस में हल्का सा डिस्टॉर्शन हुआ और करीब 3 मीटर चौड़ी सोर्ड ची की वेव हानली की तरफ टूट पड़ी। वो सोर्ड ची गहरे लाल रंग की थी। उससे खतरनाक दुष्ट ऑरा निकल रही थी, जैसे किसी की जान पीने आ रही हो। इस एक हमले में आईसी वुमन की ज्यादातर ताकत खर्च हो गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया और अगले ही पल क्रिम्सन सोर्ड फिर से छोटी हो गई। जैसे जैसे सोर्ड ची आगे बढ़ रही थी, आसपास की स्पिरिचुअल की भी हजारों धाराओं की तरह उसी के साथ बहने लगी। हानली को अचानक लगा जैसे उसका पूरा शरीर जकड़ गया हो। न वो कोई टेक्निक चला सकता था, न उंगली हिला पा रहा था। वो बस उस सोर्ड की को अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। नांगोंग बान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर बस हल्की सी मुस्कान के साथ ये सब देख रही थीं, जैसे सब तय हो चुका हो। दोनों औरतों को लगा कि अब हानली बच नहीं पाएगा, लेकिन हानली ने बस एक गहरी सांस ली। अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई और उसके शरीर के चारों ओर हल्की गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगी। कुछ ही पलों में गोल्डन लाइटनिंग का एक जाल बन गया, जिसने हानली को चारों तरफ से घेर लिया। आईसी वुमन ये देखकर सन्न रह गई। उसके कुछ समझने से पहले ही ब्लड सोर्ड ची उस लाइटनिंग नेट से टकरा गई। एक जबरदस्त धमाका हुआ। डिवाइन लाइटनिंग और ब्लड ची की टक्कर से पूरा हॉल गूंज उठा। ब्लड सोर्ड ची ने पूरी ताकत से लाइटनिंग नेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पतली सी दिखने वाली गोल्डन लाइटनिंग को काट तक नहीं पाई। उल्टा वो नेट धीरे धीरे सोर्ड ची को ऐसे लपेटने लगा जैसे मछली जाल में फंस जाती है। फिर हानली ने हवा में फंसी हुई लाइटनिंग जकड़ी सोर्ड ची को देखा। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। डिवाइन मदबानिंग ची, जो नॉर्मली डेविलदा चीजों को आसानी से दबा देती है, यहां खुद तेजी से खर्च हो रही थी। अगर उसने अपनी लाइटनिंग रिजर्व्स का 1/3 हिस्सा न लगाया होता तो शायद वो इस सोर्ड ची को न रोक पाता। सच कहें तो ये पहली बार था जब उसे कोई ऐसा डेविल डाउ ट्रेजर मिला जिसे डेविल बेन लाइटनिंग से दबाना इतना मुश्किल पड़ा हो। लेकिन अगर यही चलता रहा तो लाइटनिंग और स्वॉर्ड ची दोनों ही बिखर जाते। ये हानली को मंजूर नहीं था। उसने गहरी गंभीर शक्ल बनाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए और 2 बेहद घने लाइटनिंग बोल्ट्स सीधे उस नेट पर छोड़ दिए। ताकत बढ़ते ही गोल्डन लाइटनिंग ने स्वॉर्ड ची को पूरी तरह कुचल दिया। हवा में बस एक छोटी सी क्रिम्सन मिस्ट बची। हानली ने बिना देर किए उस मिस्ट को गोल्डन लाइटनिंग से घेरकर एक मुट्ठी के बराबर गोल बॉल बना लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने सामने खड़ी औरत को बिना किसी भाव के देखा। आईसी वुमन पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। नानगोंग वॉन का मुंह भी हल्का सा खुला रह गया था। ब्लड डेविल स्वॉर्ड की पूरी ताकत बेकार हो जाना दोनों के लिए यकीन से बाहर था। हेवनली साउथ में ये स्वॉर्ड कब से घूम रही थी, ये कोई नहीं जानता था कि ये एंशिएंट ट्रेजर है या मैजिक ट्रेजर। ये बॉडी के अंदर रखी जा सकती थी, लेकिन किसी ओनर द्वारा पूरी तरह रिफाइन नहीं की जा सकती थी। फिर भी इसकी ताकत बेहद डरावनी थी। अगर कोई पहले से इसके स्पेशल स्लैश से न बचे तो इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। जो भी टेक्निक या मैजिक ट्रेजर सामने आता 2 टुकड़ों में कट जाता। और स्वॉर्ड चलाने वाले को खुद भी ब्लड एसेंस और वाइटैलिटी की भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। जितना ज्यादा ये स्वॉर्ड चलती, उतनी ही बॉडी की ट्रू एसेंस डेविल ची से भर जाती। ज्यादा हो जाने पर डेविल ची बैकलैश होता और इंसान पागल डेविल बनकर मर जाता। हेवनली साउथ में ऐसे गिने चुने डेविलिश आर्टिफैक्ट्स ही थे जिनका नाम सुनकर लोग डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। लेकिन हानली ने जैसे ही ब्लड स्वॉर्ड ची खत्म किया, उसने एक पल भी नहीं गवाया। एक तेज सीटी के साथ उसके ऊपर मंडरा रहे गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स गरज उठे और पूरे हॉल में बाढ़ की तरह फैलते हुए आईसी वुमन पर टूट पड़े।
आईसी वुमन झटके से होश में आई। घबराकर उसने मुंह खोला और एक छोटी सिल्वर स्वॉर्ड बाहर निकाली। हाथों से तेजी से इनकैंटेशन जेस्चर बनाई। सिल्वर स्वॉर्ड चमक उठी और उसके चारों ओर चकाचौंध करने वाली सिल्वर लाइट बैरियर बन गई। उसी बैरियर के अंदर से हजारों सिल्वर थ्रेड्स निकलकर बीटल्स के झुंड की तरफ दौड़ पड़े। स्वॉर्ड कंडेंस थ्रेड्स, हान ली ने हल्की चिंता के साथ मन ही मन कहा। अब उसे समझ आया कि नानगोंग वॉन की सीनियर मार्शल सिस्टर असल में एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर थी, इसीलिए उसके पास इतनी स्वॉर्ड टाइप मैजिक ट्रेजर्स थीं। अगले ही पल सिल्वर थ्रेड्स बीटल से टकराईं। तेज चटकने की आवाज हुई और ढेर सारे गोल्डन शेल्स नीचे गिर पड़े। स्वॉर्म काफी पतला हो गया, कई जगह छेद बन गए। हान ली का दिल बैठ गया। क्या उसके गोल्ड डिवॉरिंग बीटल्स अभी भी नैसेंट सोल कल्टीवेटर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे? उसने इन्हें पालने में कितनी मेहनत की थी। आईसी वुमेन को राहत मिली। उसने सोचा बस 2-4 और हमले में ये अजीब कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी हान ली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जो बीटल्स नीचे गिरे थे वो फिर से हिलने लगे। एक तीखी आवाज के साथ वो दोबारा उड़ उठे और बाकी स्वॉर्म के साथ आईसी वुमेन की तरफ बढ़ गए। उसी समय ग्रीन फॉग के अंदर से अचानक फीनिक्स की चीख गूंजी। हजार सूरज जैसी चमक फूटी और फॉग पूरी तरह साफ हो गई। उसके अंदर से एक वर्मिलियन मून निकला जो सीधा आईसी वुमेन की बैरियर की तरफ लपका। आईसी वुमेन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपनी लाइट बैरियर को घुमाया और खुद ब्लैक व्हाइट लाइट की लकीर बनकर हॉल से भागने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि हान ली और नानगोंग वॉन दोनों को साथ में संभालना उसके बस की बात नहीं है। उसने सोचा पहले भागकर रीइंफोर्समेंट्स इकट्ठा करेगी। आखिर मास्क्ड मून सेक्ट के अनगिनत डिसाइपल्स के सामने 2 लोग कितनी देर टिक पाते। बाहर पहुंचते ही वो सेक्ट गार्डिंग फॉर्मेशंस चालू कर देगी और दोनों को फंसा लेगी। इस तरह अगले और भी बड़े टकराव की तरफ पूरा माहौल बढ़ने लगा। नांगोंग बान का स्कारलेट मून अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर का पीछा करते हुए थोड़ा पीछे रह गया। बस इसी एक देरी की वजह से उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर को मौका मिल गया कि वो सीधा छत की तरफ उड़ जाए और पूरी ताकत से उस पर वार कर दे। धमाक! एक भारी दबी हुई आवाज गूंजी। छत पर लाल रोशनी चमकी, लेकिन छत टूटी नहीं, बस कुछ ढीले पत्थर नीचे गिर पड़े। ये देखकर आईसी वुमन एक पल के लिए सदमे में जम गई। वो भी समझ भी नहीं पाई थी कि हुआ क्या है। तभी छत अचानक तेज रोशनी से चमक उठी। छत से ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर रंग के अनगिनत बीटल्स बाहर निकल आए। तेज भिनभिनाते हुए वो हवा में इकट्ठा हुए और हॉल के बीचों बीच एक ट्राई कलर्ड शील्ड बना ली। घबराकर आईसी वुमन ने बिना हिचक हाथ घुमाया। उसकी उंगलियों के बीच तुरंत एक सिल्वर टैलिस्मैन आ गया। जैसे ही नांगोंग बान ने यह देखा, वो समझ गई कि उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर क्या करने वाली है। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने डिवाइन इनकार्नेशन लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे अपना स्टोरेज पाउच थपथपाया। उसके हाथ में एक छोटा सा रेड फ्लैग आ गया। उसने बिना देर किए उसे जमीन में फेंक दिया। आईसी वुमन ने अपना टैलिस्मैन एक्टिवेट कर दिया। येलो लाइट में लिपटा हुआ वो उसके हाथ से टूटते तारे की तरह निकला और छत की तरफ दौड़ पड़ा। वो ट्राई कलर्ड शील्ड को ऐसे चीरता हुआ निकल गया जैसे सामने कुछ था ही नहीं। लेकिन ठीक उसी पल नांगोंग वान ने अपना मंत्र पूरा कर लिया। उसके केव रेजिडेंस की हिडन रिस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट हो गई। पूरा हॉल गहरे लाल रंग में चमक उठा। दीवारें, जमीन और छत सब एक तेज लाइट बैरियर में बंद हो गए, जैसे किसी ने पहले से जवाब तैयार कर रखा हो। वो येलो शूटिंग स्टार उस बैरियर से टकराते ही रुक गया, मानो वहीं चिपक गया हो। घनी लाल रोशनी इकट्ठी हुई और उसे कसकर लपेट लिया। उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर का चेहरा बदल गया। एक बेहद अनुभवी कल्टीवेटर होने के नाते उसने तुरंत पहचान लिया कि ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन है। उदास और गुस्से भरे चेहरे के साथ उसने उंगली झटकी। एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडी व्हाइट स्वॉर्ड स्ट्रीक निकली। उसने कैद टैलिस्मैन के चारों तरफ चक्कर लगाया और लाल रोशनी को तोड़ दिया। आईसी वुमन खुश हो गई। येलो लाइट की एक चमक के साथ वो छत के खुले रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंची, चमक! उसके सामने अचानक पर्पल लाइट फूट पड़ी। कोई अदृश्य चीज उसके शरीर के चारों तरफ लिपटी और उसे जोर से खींचकर छत से दूर ले गई। एक हल्की सी हंसी गूंजी। एक सफेद धुंधली आकृति सामने आई। वो सिल्वर मून थी, सफेद कपड़ों में। उसके हाथ में एक ट्रांसल्यूसेंट पर्पल थ्रेड थी। उस धागे का दूसरा सिरा सीधे आईसी वुमन के शरीर से जुड़ा हुआ था। अब जाकर आईसी वुमन को समझ आया। उसका पूरा शरीर एक बेहद बारीक पर्पल नेट में फंसा हुआ था, जो नंगी आंखों से लगभग दिख ही नहीं रहा था। गुस्से और घबराहट में उसने उंगलियां चटकाई। ब्लैक व्हाइट स्वॉर्ड की 10 से ज्यादा धाराएं सामने की तरफ चली गईं। इसके तुरंत बाद उसने मुंह से एक घनी ग्रीन फ्लेम उगल दी। पर्पल नेट पर हल्की चमक फैली, लेकिन ना फ्लेम का असर हुआ, ना स्वॉर्ड की का जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। अब आईसी वुमन के चेहरे पर असली डर साफ दिखने लगा। जैसे ही उसने तय किया कि अब वो अपनी वाइटैलिटी जलाकर सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करेगी, सिल्वर मून ने हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ एक शब्द बोला, रिस्ट्रेन। जो नेट ढीला था वो तुरंत कस गया।
उसका शरीर पूरी तरह जकड़ गया। वो उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। जब से उसने नेसेंट सोल कंडेंस किया था, लोग उसे हमेशा इज्जत से देखते थे। मिड नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंचने के बाद किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत तक नहीं की थी। और अब वो पूरी तरह काबू में थी। शर्म और गुस्से से उसकी आंखें भर गईं। उसके शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी। एक ही पल में वो रोशनी दोगुनी हो गई और उसमें हल्की सी क्रिम्सन झलक आने लगी। ये देखकर सिल्वर मून की मुस्कान गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि हालात अब खतरनाक हो सकते हैं। जैसे ही वो पर्पल क्लाउड लेस को पूरी ताकत से चलाने वाली थी, नांगोंग वॉन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसे नुकसान मत पहुंचाना, उसे मेरे हवाले छोड़ दो। उसी पल नीचे से वर्मिलियन मून ऊपर उठा और आईसी वुमन को अपने अंदर समेट लिया। मून तेजी से घूमने लगा। पूरा हॉल उसकी परछाइयों से भर गया। नीचे खड़े हानली का दिमाग हिल गया। उसका ध्यान पूरी तरह टूट गया। अब उसे समझ आया कि आईसी वुमन डिवाइन इनकारनेशन लाइट से इतनी डरती क्यों थी। एक कप चाय खत्म होने जितने समय बाद मून आखिरकार रुक गया। नांगोंग वॉन का चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था। उसने हाथ हिलाया। वर्मिलियन मून तारे जैसी रोशनी बनकर बिखर गया। उसकी सीनियर मार्शल सिस्टर फिर दिखाई दी, हवा में तैरती हुई, अब भी पर्पल क्लाउड लेस से बंधी हुई। उसकी स्पिरिचुअल की पूरी तरह शांत थी। वो बेहोश थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हानली ने हैरानी से कहा, ये क्या है? नांगोंग वॉन के चेहरे पर थोड़ा रंग लौटा। उसने हल्की मुस्कान दी। जो भी मेरे डिवाइन इनकारनेशन लाइट में फंसता है, वो नेसेंट सोल मैनिफेस्ट करके भी बाहर नहीं निकल सकता। इसमें जबरदस्त बिविचिंग इफेक्ट भी है। उसका दिमाग कुछ समय के लिए पूरी तरह उसी में खो गया है, इसीलिए वो जिंदा है। हानली ने बेबसी से नाक रगड़ी। कोई हैरानी नहीं कि वो इससे डरती थी। ये तो नेसेंट सोल तक को दबा देता है। अगर हमें उसे जिंदा ना रखना होता तो इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नांगोंग वॉन ने धीरे से सांस छोड़ी। वो मास्क मून सेक्ट की ग्रैंड एल्डर है। अगर उसे मार दिया जाता तो सेक्ट पूरी तरह अपंग हो जाता। पिछली ग्रैंड एल्डर ने मुझ पर बहुत एहसान किया था। मैं सेक्ट को मिटने नहीं दे सकती, भले ही मैं उसमें रह ना सकूं। हानली ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। लेकिन उसमें तुम पर कोई रहम नहीं किया। अब वो बात मायने नहीं रखती, नांगोंग वॉन ने शांत स्वर में कहा। मेरा कर्ज अब चुका दिया गया है। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ब्लड डेविल सोर्ड होगी। थोड़ी सी भी चूक होती तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। हानली हल्के अंदाज में मुस्कुराया। कोई बात नहीं, ब्लड डेविल सोर्ड वैसे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। चलो रेस्ट्रिक्शन मेडालियन लेते हैं और निकलते हैं। नांगोंग वॉन ने सिर हिलाया। सिल्वर मून ने आज्ञाकारी ढंग से पर्पल क्लाउडलेस हटा ली। नांगोंग वॉन आगे बढ़ी और अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर के शरीर के कई पॉइंट्स पर टैप किया और उस पर और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। फिर उसने डार्क ग्रीन स्टोरेज पाउच खोला। रोशनी चमकी। कई सारे आइटम्स जमीन पर फैल गए। हानली उत्सुकता से पास आया। हार्ट कंस्ट्रेनिंग रेस्ट्रिक्शन मेडालियन आसानी से मिल गया। नांगोंग वॉन ने मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया। हानली की नजर आइटम्स पर घूमी। अचानक उसने एक डार्क लाइटलेस रिंग उठा ली। नांगोंग वॉन ये हैरानी से पूछा, इसे क्यों उठा रहे हो? ये तो साधारण लगती है। हानली हंसा और अपने स्टोरेज पाउच से एक येड बॉक्स निकाला। बॉक्स खुला। उसके अंदर बिल्कुल वैसी ही एक और ब्लैक रिंग थी। नांगोंग वॉन चौंक गई। हानली ने दोनों रिंग्स को महसूस किया। दोनों में की का वही अजीब सा खालीपन था। उसने दोनों रिंग्स वापस बॉक्स में रखी और उसे स्टोरेज पाउच में डाल दिया। नांगोंग वॉन ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर के पास गई। उसके हाथ से लाल रोशनी चमकी जब उसने उसका सिर छुआ और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं। उसके हाथ में ब्लड डेविल स्वॉर्ड थी। उसने तलवार को बस एक पल देखा और फिर हानली की तरफ उछाल दिया। ये डेविलिश आर्टिफैक्ट बेहद खतरनाक है। मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी गोल्डन लाइटनिंग से इसे काबू में रख सकते हो। इसे अपने पास ही रखो। हैनली को ब्लड डेविल सोर्ड के पूरे डिटेल्स तो नहीं पता थे, लेकिन इतना वो अच्छी तरह जानता था कि उस तलवार में डेविलिश ची का जबरदस्त बैकलैश होता है। यही वजह थी कि उसने बिना देर किए उस सोर्ड को अलग रख दिया। वो नहीं चाहता था कि नांगोंग वॉन ऐसी खतरनाक डेविलिश आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करे। उसके मन में साफ था, ताकत जरूरी है, लेकिन बेवकूफी वाली ताकत नहीं। जहां तक लाइट स्टेसिस मिरर और बाकी ट्रेजर्स की बात थी, नांगोंग वॉन ने उन्हें लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर की थोड़ी बहुत इज्जत बचाए रखना चाहती थी। और फिर एक और बड़ी वजह भी थी। लाइट स्टेसिस मिरर इसी औरत के नाम से मशहूर हो चुका था। अगर बाहर ये खबर फैलती कि वो मिरर उससे छीन लिया गया है, तो बेवजह के झगड़े और मुसीबतें खड़ी हो जाती। इसी दौरान नांगोंग वॉन ने रिस्ट्रिक्शन टैलिस्मैन को अपने हाथ में लिया और हल्के से दबाया।
लाल रोशनी एक पल के लिए चमकी और उसमें से काली स्याही जैसी ची की एक पतली लकीर निकली और फिर टैलिस्मैन पूरी तरह गायब हो गया। रिस्ट्रिक्शन टूट चुका था। ये देखते ही नानगोंग वॉन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने हल्की सी शरारत भरी आवाज में कहा, हार्ट कंटेनिंग रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मुझे अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर के लिए एक मैसेज छोड़ना है। हेनली ने कोई आपत्ति नहीं की। नानगोंग वॉन ने एक वाइट जेड स्लिप निकाली, उसे अपने माथे से लगाया। जेड स्लिप में हल्की हल्की चमक दौड़ने लगी और उसकी स्पिरिचुअल सेंस उसमें मैसेज छोड़ने लगी। चाय का एक कप खत्म होने जितना समय बीता। फिर उसने जेड स्लिप को फर्श पर पड़े बाकी सामान के ऊपर रखा, सब कुछ उस आईसी वुमन के स्टोरेज पाउच में डाला और पाउच को वापस उसकी कमर पर टांग दिया। उसने हेनली की तरफ देखा, हल्की सी झिझक और मुस्कान के साथ बोली, चलो, सीनियर मार्शल सिस्टर अभी भी मेरी डिवाइन इनकारनेशन लाइट के असर में है, कम से कम एक दिन तो उसे संभलने में लग ही जाएगा। हेनली ने जब उसका ये नरम सा चेहरा देखा तो उसका दिल थोड़ा हिल गया। उसने नानगोंग वॉन को पास खींचा और दोनों रोशनी की एक लकीर बनकर हॉल से बाहर निकल गए। बिलियांग स्टेट की सीमा पर एक छोटे से अन्नाम पहाड़ पर एक पुराने पेड़ के नीचे नानगोंग वॉन खड़ी थी। उसके माथे पर शिकन थी। ये क्या मतलब हुआ? उसने पूछा। तुम चाहते हो कि मैं अकेले ड्रिफ्टिंग क्लाउड से चली जाऊं? हेनली उसके बराबर खड़ा था। उसने शांत आवाज में कहा, मेरी कंक्यूबाइन और मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर लू अभी भी सोरिंग हेवन सिटी में है। लगता है मुलान इन्वेजन की वजह से फंसे हुए हैं। वे मुझसे जुड़े हैं, इसलिए मैं यूं ही मुंह मोड़कर नहीं जा सकता। मुझे खुद जाकर देखना होगा। नानगोंग वॉन ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं, अकेले क्यों जाऊं? हेनली ने समझाते हुए कहा, वॉनर, तुम मास्ट मून सेक्ट की नैसेंट सोल कल्टीवेटर हो। 9 नेशंस यूनियन में बहुत से हाई ग्रेड कल्टीवेटर हैं जो तुम्हें पहचान लेंगे। भले ही मैंने तुम्हें अपीयरेंस एक्सचेंज टेक्निक सिखाई है, लेकिन जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं वे भेद पकड़ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम पहले ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौट जाओ। नानगोंग वॉन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने मास्ट मून सेक्ट और फ्लोइंग माइंड सेक्ट दोनों को नाराज कर रखा है। ऐसे में तुम्हारा सोरिंग हेवन सिटी जाना मुझे सही नहीं लग रहा। हेनली हंसा, बिल्कुल देसी ठसक के साथ। अरे टेंशन मत लो, मेरी काबिलियत तुमने देखी ही है। हेनली साउथ में मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग होंगे ये सच है, लेकिन मुझे पकड़कर मार देना ये हर किसी के बस की बात नहीं। ऊपर से मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर हूं। मुलान इन्वेजन सिर पर है, ऐसे वक्त में कोई बेवजह उंगली नहीं करेगा। फिर उसने थोड़ा रुककर जोड़ा, और तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर भी तुम्हारी बताई बातों के मुताबिक ही करेगी, वरना वी वुया के साथ उसके रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। कुल मिलाकर चिंता की कोई बात नहीं। नानगोंग वन ने गहरी सांस ली। ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना। उसने स्टोरेज पाउच थपथपाया और एक कढ़ाईदार स्कार्फ हेनली को थमा दिया। हेनली ने स्कार्फ से आती अजीब स्पिरिचुअल की महसूस की। ये क्या है? उसने पूछा। नानगोंग वॉन ने नरमी से बताया, ये एक नेमलेस एंशिएंट ट्रेजर है। सफर में मुझे मिला था। इस्तेमाल करना आसान है और सोच के हिसाब से काम करता है। रास्ते में खतरे आ सकते हैं, इसे अपने पास रखोगी तो मेरा मन थोड़ा शांत रहेगा। हेनली कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखें पानी जैसी साफ थीं। नानगोंग वॉन थोड़ी सी शर्मा गई। हेनली मुस्कुराया, स्कार्फ को संभाल कर रख लिया। फिर नानगोंग वॉन को कुछ और याद आया। उसने एक चमकता हुआ रेड जेड पेंडेंट निकाला। ये फायर रिपेलिंग ऑर्नामेंट है, मैं इसे अक्सर साथ रखती हूँ। एक समय मैंने शौक में 2 इन नेम डिसाइपल लिए थे। वे मास्ट मून सेक्ट के डिसाइपल नहीं हैं, लेकिन मुझे गुरु मानते हैं। उन्होंने सोरिंग हेवन सिटी में एक शॉप खोली है। अगर कभी मदद चाहिए, ये टोकन उन्हें दिखा देना, वे तुम्हारी बात मानेंगे। उसने उन दोनों के नाम धीमी आवाज में बताए। हेनली के दिल में एक अजीब सी गर्माहट उतरी। काफी समय बाद किसी ने उसकी इतनी परवाह की थी। 1 महीने बाद हानली सोरिंग हेवन सिटी के बाहर सुनसान इलाके में खड़ा था। दूर से उस विशाल सिटी को देख रहा था, बिना कुछ बोले। नामोंग वान से अलग होने के बाद वो सीधे स्टेट ऑफ यू की तरफ गया। रास्ते में कुछ फ्री कल्टीवेटर्स से उसे खबर मिली। स्टेट ऑफ फेंग युआन और यू की सीमा पर जंग शुरू हो चुकी थी। 9 नेशंस यूनियन की मेन फोर्सेस लगातार 3 बार बुरी तरह हारी थीं। अब वे मुश्किल से ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशंस के सहारे अपने अहम ठिकानों को बचा पा रहे थे। हालात साफ थे, हार सामने थी। हानली का माथा सिकुड़ गया। पूरी बात किसी को नहीं पता थी, वजह तो दूर की बात थी। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। स्टेट ऑफ यू में पहुंचकर उसे और साफ खबर मिली। मुलान स्पेल वॉरियर्स को कई विशाल सैवेज बीस्ट्स मिल गए थे। 9 नेशंस यूनियन तैयार नहीं थी और इसी वजह से बार बार हार झेलनी पड़ी। ये सुनकर हानली चौंक गया। उसने रफ्तार बढ़ा दी। सोरिंग हेवन सिटी में उड़ने की पाबंदी तो हट चुकी थी, लेकिन ग्रेटर लाइट एक्सटिंग्विशिंग फॉर्मेशन की ज्यादातर रेस्ट्रिक्शंस चालू थी। हवा में हल्की सी कंपन थी, जैसे शहर खुद जंग के लिए सांस रोक कर बैठा हो।
हानली ने एक नजर डाली और सिटी गेट की तरफ उड़ गया। गेट पर 8 कल्टिवेटर्स थे, एक कोर फॉर्मेशन एल्डर, बाकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स। कोर फॉर्मेशन एल्डर उसे रोकने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने हानली को छुआ, उसका चेहरा उड़ गया। रोशनी हटते ही वो बुजुर्ग तुरंत झुक गया। सीनियर, आपका स्वागत है। क्या आप ट्रीटीज मीटिंग के लिए आए हैं? नियम के मुताबिक नाम दर्ज करना होगा। हानली ने शांत स्वर में पूछा। ट्रीटीज मीटिंग? कौन सी मीटिंग? बुजुर्ग थोड़ा चौंका। अगर आप मीटिंग के लिए नहीं आए तो क्या आप फ्री कल्टिवेटर हैं? नहीं, हानली बोला, मैं हेवनली डाओ अलायंस का कल्टिवेटर हूं। बुजुर्ग ने जल्दी से समझाया, मूलान के हमलों की वजह से 9 नेशंस यूनियन मुश्किल में है, इसीलिए बाकी ताकतों के साथ ट्रीटीज मीटिंग चल रही है। आप बस अपना नाम और सेक्ट बता दीजिए, सिटी में प्रवेश मिल जाएगा। हानली की आंखें चमकी। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट, हानली। उसके मन में एक ही बात थी, लगता है ये सफर इतना आसान नहीं होगा। बुजुर्ग ने कोई जांच पड़ताल नहीं की, सीधे रास्ता दे दिया। सिटी के अंदर पहले जैसी रौनक नहीं थी, लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। हानली सीधे अपने पुराने ठिकाने की तरफ गया। अगर मू पेलिंग और सीनियर मार्शल ब्रदर लू अभी भी सिटी में हुए तो यहीं होंगे। दूसरी मंजिल से हल्की स्पिरिचुअल ची महसूस हुई। हानली मुस्कुराया। उसने रेस्ट्रिक्शन खोली और अंदर दाखिल हुआ। मू पेलिंग ने उसे देखते ही खुशी से कहा, माय लॉर्ड, आप लौट आए। हानली ने गहरी सांस ली और थोड़े बेबस से अंदाज में बोला, मैंने तो साफ कहा था ना कि तुम और सीनियर मार्शल ब्रदर लू यहां से निकल जाओ। अगर मैं वापस नहीं आता तो? फिर उसकी नजर मुंह पेलिंग पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपना बॉटल नेक तोड़ दोगी। मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में पहुंचने की बधाई। मुंह पेलिंग की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। उसने हल्की झिझक के साथ कहा, ये सब आपकी दी हुई मेडिसिन पिल्स की वजह से हुआ मास्टर, वरना आधा महीना पहले ब्रेक थ्रू होना नामुमकिन था। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी और उसी एक्साइटमेंट ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। हानली का मन एक पल को डगमगाया, लेकिन उसने नाक को हल्के से छूकर खुद को संभाल लिया। दिल को काबू में रखना कल्टीवेशन में भी उतना ही जरूरी था। थोड़ी देर बाद हानली ने यूं ही कैजुअली पूछा, तुम दोनों का सोरिंग हेवन सिटी में इतना रुकना क्या स्पेल वॉरियर्स की वजह से है? मू पेलिंग ने होंठ दबाए, जैसे शब्द सोच समझकर चुन रही हो। आपने सही अंदाजा लगाया। ट्रेड फेयर खत्म होते ही हम लौटने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही स्पेल वॉरियर इन्वेजन की खबर फैल गई। सीनियर लू हेवनली डाउ अलायंस के नेसेंट सोल कल्टीवेटर है, तो उन्हें यहीं रुककर बाकी शक्तियों के साथ प्लान बनाना पड़ा, और मैं भी यहीं रुक गई। हानली ने सिर हिलाया। तो फिर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन सीनियर मार्शल ब्रदर लू अभी कहाँ है? वाक्य बीच में ही रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मुंह पेलिंग चौंक गई। तभी बाहर से एक जवान आदमी की आवाज आई, फ्री कल्टीवेटर मुंह, क्या आप अंदर हैं? मैं बाई शुजुन हूं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हानली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस बाहर फैलाई। बाहर बिल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस के पास एक कोर फाउंडेशन स्टेज का युवक खड़ा था। पढ़ा लिखा सा चेहरा, सभ्य कपड़े, लेकिन नीयत कुछ और। हानली ने हल्के तंज में पूछा, कौन है ये? लगता है तुमने दोस्त बना लिए हैं। आवाज सुनते ही मुंह पेलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से बोली, मास्टर गलत मत समझिए, ये हेवन पीक सेक्ट के एक एल्डर का डिसाइपल है। कुछ दिन पहले बस यूं ही मुलाकात हो गई थी और तब से पीछा नहीं छोड़ रहा। मैंने साफ कह दिया था कि मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन हूं, फिर भी मैं अभी इसे भगा देती हो। हानली ने भौं उठाई। सीनियर मार्शल ब्रदर लू को पता है? मुंह पेलिंग ने राहत की सांस ली। हाँ, बताया था, लेकिन सीनियर लू उस हेवन पीक सेक्ट एल्डर को जानते हैं और उनसे थोड़ा सतर्क भी रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप वापस नहीं आते तब तक मैं खुद ही संभालूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद हानली ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। ओह, हेवन पीक सेक्ट, राइट। राइटियस डाउ अलायंस की 4 बड़ी सेक्ट्स में से एक। अब समझ आया सीनियर लू इतना कॉशियस क्यों थे। लेकिन ये कोर फाउंडेशन वाला जूनियर हिम्मत तो बहुत दिखा रहा है। उसने सीधा आदेश दिया, मेरे साथ बाहर चलो, देखते हैं ये जूनियर असल में चाहता क्या है। मुंह पेलिंग ने सिर झुकाकर कहा, जैसा मास्टर कहे। दोनों नीचे आए। बाहर बाई शुजुन ने उत्साहित होकर कहा, फ्री कल्टीवेटर मुंह, आप आखिर ये सीनियर कौन है? जैसे ही उसकी नजर हानली पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मुंह पेलिंग चुपचाप हानली के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर बाई शुजुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। हानली की आवाज भारी हो गई, तुम हेवन पीक सेक्ट के डिसाइपल हो? बाई शुजुन पल भर में खुद को संभाल गया। जी हां, जूनियर हेवन पीक सेक्ट एल्डर लू का डिसाइपल है। क्या आप सीनियर हान हैं? हानली का स्वर सख्त था, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। सीधी बात करो, यहां आने का मकसद क्या है?
मेरी कॉन्क्यूबाइन को बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? इतनी बेवकूफ़ी किसी वजह से ही की जाती है। मुंह पेलिंग भी चौंक गई। उसने ऐसा सख्त हान ली कम ही देखा था। बाई सुजुन मुस्कुराया, बड़ी चिकनी बातों के साथ। सीनियर बहुत समझदार हैं। असल में मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। और हाँ, मैं सच में फ्री कल्टीवेटर मुंह को पसंद करता हूँ। अगर सीनियर थोड़ी मेहरबानी करें तो जूनियर उम्र भर आभारी रहेगा। हान ली की आंखें सिकुड़ गईं। मेहरबानी? ख्वाब दिखना बंद करो। मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन किसी को दान में नहीं देता और ना ही मेरा हेवन पीक सेक्ट से कोई लेना देना है। अचानक हान ली ने चारों ओर देखा और अगले ही पल उसके शरीर से भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर फूट पड़ा। बाई सुजुन पीछे उछल गया। ऐसा लगा जैसे पहाड़ आ गिरा हो। घुटने कांप गए और वो आधा घुटनों के बल बैठ गया। तभी एक सफेद साया प्रकट हुआ। एक व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन, हल्के भूरे बाल, शांत चेहरा। उसने बाई सुजुन के कंधे पर हाथ रखा और दबाव गायब। बुजुर्ग मुस्कुराया। फ्री कल्टीवेटर हान, नाराज मत होइए। ये सब मेरे कहने पर कर रहा था। आपसे मिलने का और कोई तरीका ही नहीं था। हान ली शांत हो गया। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हे, मेरा नाम लू वे यिंग है, हेवन पीक सेक्ट का एल्डर। यहां बात करना ठीक नहीं। आज रात मिलिए, तब सब साफ हो जाएगा। कहते हुए उसने एक ग्रीन जेट स्लिप फेंकी। हान ली ने उसे पकड़ लिया। लोकेशन लिखा था। जब उसने सिर उठाया तो लू वे यिंग और बाई सुजुन जा चुके थे। हान ली ने ठुड्डी सहलाई। मामला सीधा नहीं है। उसने फिलहाल बात टाल दी और मुंह पेलिंग को वापस ले आया। अंदर पहुंचकर उसने सामान्य लहजे में पूछा, सीनियर मार्शल ब्रदर लू अभी कहाँ हैं? सुना है हालात बहुत खराब हैं। वो बाकी पावर्स के साथ मीटिंग में गए हैं। कहाँ? सोरिंग हेवन सिटी के ऑफिशियल हॉल में। सिर्फ पावर से जुड़े नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के लिए एंट्री है। हान ली ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम यहीं रहो, बिना वजह बाहर मत जाना। ऑफिशियल हॉल शहर के बीचों बीच खड़ा था, भारी रिस्ट्रिक्शंस से ढका हुआ। मोलान स्पेल वॉरियर्स के हमले के बाद 9 नेशंस यूनियन को मजबूरन ये हॉल खोलना पड़ा। हान ली अंदर पहुंचा। नाम बताया गया, एंट्री मिल गई। अंदर करीब दर्जन भर नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे। बाईं ओर सीनियर मार्शल ब्रदर लू बैठे थे, पास ही चाइल्ड फायर ड्रैगन और एक येलो रोब्ड ओल्ड मैन। हान ली का दिल हल्का सा बैठ गया। मार्शल अंकल लिंग हू, येलो फ्लेम वैली। कहानी अब और भी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। जब मार्शल आंसेस्टर लिंगहू की नज़र हान ली पर पड़ी तो उसके चेहरे के भाव में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। न कोई हैरानी, न पहचान का कोई इशारा। ये कहना मुश्किल था कि वो जानबूझकर अपनी गहरी चालाकी के पीछे अपने जज्बात छुपा रहा था, या फिर उसे सच में याद ही नहीं था कि हान ली कभी सिर्फ एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल हुआ करता था। हान ली ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसकी नज़र शांति से हॉल में मौजूद बाकी कल्टीवेटर्स पर घूम गई। हॉल के बिल्कुल बीच में एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसका चेहरा बैंगनी रंग का था और उसके बगल में महल जैसी पोशाक पहने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। जैसे ही हान ली की अंदरूनी शक्ति, स्पिरिचुअल सेंस उन दोनों से टकराई, उसके दिल में हल्की सी सहरन दौड़ गई। ये दोनों बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। दोनों मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स थे और साफ तौर पर 9 नेशंस यूनियन के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। जब हान ली बाकी कल्टीवेटर्स को देख रहा था तो वो ये भी महसूस कर सकता था कि उनकी नज़रें भी उसी पर टिकी हुई हैं। उनमें से ज़्यादातर अंदर ही अंदर चौंक गए थे। इतना जवान दिखने वाला एक कल्टीवेटर। आखिरकार मर्द कल्टीवेटर्स आमतौर पर जवान दिखने वाली टेक्निक्स का अभ्यास नहीं करते थे। तभी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर लू ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुम आखिरकार आ ही गए। आओ बैठो। हम सेक्ट मास्टर वू के साथ मोलान इन्वेजन पर ही चर्चा कर रहे थे। पास बैठे चाइल्ड फायर ड्रैगन ने भी हल्के से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में अपनापन था, जैसे किसी पुराने जान पहचान वाले से मिल रहा हो। हान ली ने हल्की सी मुस्कान लौटाई, वहां मौजूद सबको सलाम किया और फिर अपने सीनियर मार्शल ब्रदर लू के पास जाकर बैठ गया। उसी समय सामने बैठे बैंगनी चेहरे वाले कल्टीवेटर ने बोलना शुरू किया, तो तुम ही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के फ्री कल्टीवेटर हान हो? मैं एनलाइटेंड लीफ सेक्ट का वू पेंग हूं। अभी अभी एल्डर लू से सुना कि तुमने सिर्फ 200 साल में नेसेंट सोल स्टेज हासिल कर लिया। सच कहूं तो हेवनली नाउथ में तुम जैसे कल्टीवेटर बहुत कम मिलते हैं। लगता है ग्रेट दाव तक तुम्हारा रास्ता काफी लंबा होगा। हालांकि वूपेंग की कल्टीवेशन हानली से थोड़ी ऊंची थी, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानता था इस नौजवान को हल्के में लेना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। हानली ने शांति से जवाब दिया, सेक्ट मास्टर वू जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंचना सिर्फ किस्मत का साथ था। ग्रेट दाव में भविष्य की उपलब्धियों की बात करना अभी बहुत जल्दी है। उसने जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाए रखी। आखिर एनलाइटेंड लीफ सेक्ट 9 नेशंस यूनियन के मुख्य स्तंभों में से एक था। बातचीत आगे बढ़ी और हानली की नज़र वूपेंग के पास खड़ी उस खूबसूरत अधेड़ उम्र की औरत पर चली गई। मन ही मन उसने अंदाज़ा लगाया, ये फ्लोइंग माइंड सेक्ट की कोई अहम कल्टीवेटर ज़रूर होगी। जैसे उसके विचार पढ़ लिए हों, वूपेंग खुद बोल पड़ा, ये फ्लोइंग माइंड सेक्ट की लेडी की हैं,
9 नेशंस यूनियन के कई ज़रूरी कामों में ये मेरी मदद करती हैं। अब मैं बाकी फ्री कल्टीवेटर्स का भी परिचय करा देता हूँ। एक एक करके सबका परिचय कराया गया। जब मार्शल एंसेस्टर लिंगहू की बारी आई तो उसने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया, ना कोई अतिरिक्त शब्द, ना कोई भाव। हानली के दिल में हल्की सी लहर उठी, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। परिचय खत्म होते ही माहौल एकदम गंभीर हो गया। वूपेंग ने सख्त चेहरे के साथ कहा, फ्री कल्टीवेटर हान, तुम्हारा आना बहुत सही समय पर आया है। हम अभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि मोलान स्पेल वॉरियर्स की ताकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकल चुकी है। एल्डर यू और बाकी लोग पहले ही एक बड़ी हार झेल चुके हैं। 2 अहम इलाकों की ग्रैंड फॉर्मेशंस मोलान द्वारा काबू किए गए विशाल जानवरों की वजह से टूटने वाली हैं। इस जंग में हमें भारी नुकसान हुआ है। शैडो फॉर्म सेक्ट के फ्री कल्टीवेटर ह्वान भी मारे जा चुके हैं। वो तीसरे नेसेंट सोल कल्टीवेटर हैं जो इस युद्ध में गिरे हैं। ऐसी हालत में हर सेक्ट को पूरी ताकत के साथ आगे आना होगा। हॉल में मौजूद सभी के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। डर और बेचैनी चुपचाप हवा में फैल गई। तभी हरे कपड़े पहने, नुकीली और पतली नाक वाले एक बूढ़े शख्स ने कहा, सेक्ट मास्टर वू, हमने भी समझौते के अनुसार अपने डिसाइपल्स भेज दिए हैं, लेकिन फ्री कल्टीवेटर फंग की हार की असली वजह अब तक साफ नहीं है। इतने कम समय में इतने सारे नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स का गिरना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर्स खुद मैदान में उतर आए हों? हानली ने ध्यान से उस बूढ़े को देखा। वो डेविल दाओ की कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का एक एल्डर था। वूपेंग ने अजीब से भाव के साथ जवाब दिया, फिलहाल हम ये पक्का नहीं कह सकते कि उनके हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स ने पूरी ताकत से कार्यवाही की है या नहीं, लेकिन फ्री कल्टीवेटर फंग और फ्री कल्टीवेटर सिन दोनों की मौत 1-on-1 लड़ाई में हुई है। वे घिरे हुए नहीं थे। हरे कपड़े वाले बूढ़े को गहरा झटका लगा। नामुमकिन, मिड नेसेंट सोल स्पेल वॉरियर के सामने भी उन्हें अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए था। क्या मोलान डिवाइन सेजेस ने खुद हस्तक्षेप किया? वूपेंग ने बिना रुके जवाब दिया, नहीं, वे सिर्फ अर्ली नेसेंट सोल स्पेल वॉरियर्स थे, लेकिन उनकी स्पिरिट टेक्निक्स आर्म स्पेल वॉरियर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं, और उनके पास एक अजीब सा ट्रेजर भी था। जैसे ही दोनों नेसेंट सोल प्रकट हुए, उस ट्रेजर ने उन्हें जकड़ लिया। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट बेकार हो गया और उन्हें वहीं मार दिया गया। हॉल में ठंडक सी फैल गई। किस तरह का ट्रेजर? बूढ़े ने पूछा। जो नेसेंट सोल तक को रोक सके? कोई एंशिएंट ट्रेजर या कोई मैजिक ट्रेजर? कमरे में बैठे सबके चेहरे बदल गए। आखिर नेसेंट सोल कल्टीवेटर को मारना बेहद मुश्किल माना जाता था। वूपेंग ने धीरे धीरे कहा, डिसाइपल जैसे साफ साफ नहीं देख पाए, बस इतना देखा कि एक्टिवेट होते ही लाल काली रोशनी चमकी और उस हमले को रोका नहीं जा सका। और एक और बात भी है। उसकी आवाज थम गई। लेडी ची ने मुस्कुराकर बात आगे बढ़ाई, मैं समझाती हूँ। जिन डिसाइपल्स ने लड़ाइयाँ देखीं, उन्होंने नोटिस किया कि वे स्पेल वॉरियर्स मरे हुए की आत्माओं से ताकत खींचते दिखे, चाहे वे स्पेल वॉरियर्स की आत्माएं हों या कल्टीवेटर्स की। इसी वजह से हमें शक है कि वे शायद इंसान ही न हो सकता है वे किसी गलत तरीके से बदले हुए अस्तित्व हों, लेकिन उनके शरीर से ना तो साफ डीमन की मिली और ना ही घोस्ट की, जिससे किसी पक्के नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। जहां तक नए दिखाई देने वाले उन विशाल जानवरों की बात है, वे भी इन नए स्पेल वॉरियर से जुड़े हुए लगते हैं। हमें लगता है कि मोलान ने किसी और ताकत से हाथ मिला लिया है, इसी वजह से वे इतना बड़ा इन्वेजन कर पाए हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। मार्शल एंसेस्टर लिंगहू ने भारी आवाज में पूछा, तुम कहना चाहते हो बदले हुए डीमन बीस्ट्स? वूपेंग ने सिर हिलाया, या फिर घोस्ट दाओ या डीमन दाओ के विधर्मी कल्टीवेटर्स? अगर ऐसा है तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक है। उसी पल हानली ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, आपको यह जानकारी कब मिली? वूपेंग थोड़ा चौंका। सबसे हालिया लड़ाई की रिपोर्ट से। तुम क्यों पूछ रहे हो? हानली ने ठुड्डी पर हाथ टिकाया। बस ऐसा लग रहा है कि चाहे वे इंसान हो या डीमन, अब वे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं समझते। शुरू से ही खुलकर वार कर रहे हैं। लगता है इस बार मोलान धीरे धीरे चलने वाली जंग नहीं चाहते, वे सीधे निर्णायक लड़ाइयां चाहते हैं। शायद मोलान प्लेन्स में कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। ये सुनकर वूपेंग और लेडी ची ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाकी कल्टीवेटर्स भी समझ गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिर में वूपेंग ने गहरी सांस ली। ब्रदर हान सही कह रहे हैं, अब हेवनली नाउथ को दूसरी सेना बनानी ही होगी, वरना मोलान हमें कुचल देंगे। मुझे उम्मीद है आप सब तुरंत अपनी अपनी सेक्ट्स में लौटेंगे और हालात साफ साफ समझाएंगे। 9 नेशंस यूनियन अब अकेले ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। लेडी ची थोड़ी देर तक सोचती रहीं, फिर गंभीर आवाज में बोली, फ्री कल्टीवेटर हान की बात काफी हद तक सही लगती है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक अंदाजा ही है। मैं चाहती हूं कि इस तरह की बातें सिर्फ नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के बीच ही रहें, ताकि बेवजह अफरा तफरी ना फैले।
लेकिन अगर मोलान सच में कोई बड़ा कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं तो उनके डिवाइन से यह जरूर सामने आएंगे। ये लेट नेसेंट सोल स्टेज के स्पेल वॉरियर्स हैं जिनसे टकराना हमारे बस की बात नहीं है। मैं इस बारे में एल्डर वे वुया को सूचना दूंगी और देखूंगी कि क्या तीनों ग्रेट कल्टीवेटर्स इकट्ठा होकर इस मसले को संभाल सकते हैं। पास बैठा एक दुबला पतला झुर्रियों भरा बूढ़ा शख्स चिंता में सिर हिलाते हुए बोला, लेडी ची बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मामला बहुत गंभीर है। जैसे ही हम लौटेंगे तुरंत अपनी सेक्ट को इसकी खबर देंगे। बाकी कल्टीवेटर्स भी सहमति में सिर हिलाने लगे। सब समझ चुके थे कि हालात हल्के नहीं हैं। इसके बाद थोड़ी और चर्चा हुई। आखिर तय हुआ कि पहले कुछ रीइंफोर्समेंट्स भेजे जाएंगे ताकि मोलान को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके और बाकी ताकतों को तैयारी का वक्त मिल जाए। मीटिंग खत्म होते ही हान ली, सीनियर मार्शल ब्रदर लू और चाइल्ड फायर ड्रैगन साथ साथ हॉल से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हान ली के चेहरे पर हल्की चिंता दिखी। उसकी भौहें तन गईं। एल्डर लू ने यह देखा और हैरानी से पूछा, जूनियर मार्शल ब्रदर, कोई बात है क्या? हान ली ने शांत आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस एक पुराना जानने वाला मुझसे मिलना चाहता है। थोड़ा वक्त लग सकता है। सीनियर मार्शल ब्रदर लू, ब्रदर लान, आप लोग आगे जाइए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। एल्डर लू मुस्कुराए और सिर हिलाया। ठीक है, हम पहले हेवनली डाउ अलायंस के कल्टीवेटर्स के साथ चर्चा कर लेंगे और फिर अपने सीनियर मार्शल ब्रदर को खबर भेज देंगे। देखते हैं हमारी अलायंस की सेक्ट्स इस मामले को कैसे संभालती हैं। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने भी हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। हान ली ने सम्मान में सल्यूट किया और धीरे धीरे वहां से अलग दिशा में चल पड़ा। एल्डर लू कुछ पल हॉल के दरवाजे पर खड़े रहे और उस दिशा में देखते रहे जिधर हान ली गया था। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने रहस्यमयी मुस्कान से पूछा, ब्रदर लू, क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? एल्डर लू के दिल में हलचल थी, लेकिन चेहरे पर शांति रखते हुए बोले, परेशान? ऐसा कुछ नहीं है। चाइल्ड फायर ड्रैगन हल्के अंदाज में बोला, ब्रदर लू, आप तो समझ ही गए होंगे, फ्री कल्टीवेटर हान असल में येलो फ्लेम वैली से है और एक्सेंट्रिक लिंग हू भी आपके सीनियर मार्शल ब्रदर की तरह अपनी उम्र के आखिरी दौर में है। येलो फ्लेम वैली में वही इकलौता नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। ऐसे में उसका बेचैन होना स्वाभाविक है। किसी छोटी सेक्ट के लिए ये बात मायने न रखे, लेकिन येलो फ्लेम वैली ऐसी बड़ी सेक्ट के लिए नेसेंट सोल कल्टीवेटर की गैर मौजूदगी मतलब सीधा एक्सटर्मिनेशन का खतरा। ऐसे में अगर एक्सेंट्रिक लिंगहू ने हान ली को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। एल्डर लू कुछ देर चुप रहे, फिर सोचते हुए बोले, ब्रदर लान को जूनियर मार्शल ब्रदर हान की ओरिजिन के बारे में कैसे पता? मुझे याद नहीं कि मैंने ये बात बताई हो। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने सीधा जवाब दिया, बताने की जरूरत नहीं थी। आपकी सेक्ट में अचानक एक यंग न्यूली असेंडेड एल्डर आया तो एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट ने नेचुरली उसकी बैकग्राउंड की जांच की। एल्डर लू के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कुछ पल बाद उन्होंने सिर हिलाया और बोले, जूनियर मार्शल ब्रदर हान ने बस इतना कहा है कि वो एक पुराने जानने वाले से मिलने जा रहा है। अगर उसे सच में येलो फ्लेम वैली लौटना होता तो वो अब तक जा चुका होता। वो अब तक इंतजार नहीं करता। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने सिर हिलाया। मुमकिन है, लेकिन एक्सेंट्रिक लिंगहू बहुत चालाक है। अगर उसने हान ली को बुलाया है तो उसके पास उसे मनाने का कोई ना कोई भरोसा जरूर होगा। एल्डर लू फिर चुप हो गए। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अब इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। अगर जूनियर मार्शल ब्रदर हान सच में येलो फ्लेम वैली लौटना चाहते हैं तो मैं या मेरा सीनियर मार्शल ब्रदर उन्हें रोक भी। इधर हान ली एक सुनसान तंग सी गली में खड़ा अपने आसपास नजरें घुमा रहा था। तभी उसकी नजर एक 2 मंजिला पवेलियन पर पड़ी। वो करीब 20 मीटर चौड़ा था और उसके बाहर एक छोटा सा झंडा लटका था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, टी। बाहर 2 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स पीले रोब्स में खड़े थे। हान ली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और वो उधर बढ़ गया। जैसे ही दोनों कल्टीवेटर्स ने उसे आते देखा, उन्होंने तुरंत सम्मान में झुककर कहा, ग्रीटिंग सीनियर हान, मार्शल एंसेस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। हान ली ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। पूरी इमारत बेहद शांत थी, मानो वहां कोई और मौजूद ही ना हो। हान ली ने एक पल झिझकते हुए सीढ़ियां चढ़ीं और दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां कमरे के बीचों बीच एक अष्टकोणीय मेज के पास एक शख्स शांति से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पीले रोब्स, पीला सा चेहरा, वही एंसेस्टर लिंगहू जिसे वो कुछ देर पहले हॉल में देख चुका था। वो आराम से बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। हान ली की नजर हल्की सी चमकी। वो बिना हिचक आगे बढ़ा और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि उसके लिए भी पहले से एक टी कप रखा हुआ था। एंसेस्टर लिंगहू ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हल्का सा हिलाया। मेज पर रखा टी पॉट अपने आप हवा में उठा, हान ली के कप में चाय डाली और फिर वापस अपनी जगह रख गया। एक्सेंट्रिक लिंगहू ने आंखें सिकोड़कर हान ली को देखा और धीमी आवाज में बोला, यहाँ की स्पिरिट टी अच्छी है, क्या तुम इसका स्वाद नहीं लोगे?
हानली ने मुस्कुराकर कप उठाया। अंदर साफ हरे रंग की चाय चमक रही थी। उसने एक घूंट लिया और बोला, ठीक ठाक है, आम स्पिरिट टी से एक ग्रेड ऊपर तो है। एक्सेंट्रिक लिंगहू ने कप रख दिया और हल्की हंसी हंसते हुए बोला, लगता है फ्री कल्टीवेटर हान को भी चाय पसंद है। अच्छा हुआ मैं यहीं तुमसे मिलने आया। हानली को घुमा फिराकर बात करने का शौक नहीं था। उसने सीधी बात की, आपने मुझे यहां सिर्फ चाय पिलाने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। अगर कुछ कहना है तो साफ कहिए। एंसेस्टर लिंगहू उसे पहचानता था, इसमें कोई शक नहीं था। हानली समझ चुका था कि बुलावे की वजह क्या है। एंसेस्टर लिंगहू शांत आवाज में बोला, जब फ्री कल्टीवेटर इतनी जल्दी में है तो मैं भी सीधा मुद्दे पर आता हूं। क्या तुम येलो मेपल वैली वापस लौटकर एल्डर बनना चाहोगे? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई मामूली बात पूछ रहा हो। येलो मेपल वैली लौटना? हानली के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो बस अपने हाथ में पकड़े टी कप को देखने लगा। एंसेस्टर लिंगहू की आंखों में हल्की चमक आई। वो धीरे धीरे बोला, पुरानी गलतियों की बात छोड़ भी दें तो भी सच ये है कि मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। अगर तुम लौट आए तो पूरी येलो मेपल वैली तुम्हारी होगी। इतनी छोटी सी नाराजगी को तुम इतने सालों तक पकड़े नहीं रखोगे, है ना? हानली ने सिर उठाया और सीधे एंसेस्टर लिंगहू को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, मुझे अब बीते हुए मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद वही करता जो आपने किया। लेकिन अभी मैं ड्रिफ्टिंग साउथ क्लाउड सेक्ट का एल्डर हूं। मुझे आपकी सेक्ट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। बेहतर होगा आप किसी और कल्टीवेटर को ढूंढें। एंसेस्टर लिंगहू ने ठंडी मुस्कान दी, मुझे पता है तुम ड्रिफ्टिंग साउथ सेक्ट में हो, लेकिन वहां पहले से 2 और एल्डर्स हैं। तुम्हें अथॉरिटी बांटनी पड़ती है। क्या तुम्हें अकेले सत्ता में रहना अच्छा नहीं लगेगा? हानली के होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई। शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने सेक्ट अथॉरिटी के लिए ज्वाइन नहीं की। मुझे बस कल्टीवेशन के लिए एक ठीक जगह चाहिए थी। किसी सेक्ट पर राज करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एंसेस्टर लिंगहू की भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो फिर बोला, फ्री कल्टीवेटर हान ये नहीं समझ रहे कि किसी सेक्ट का अकेला मालिक होना कल्टीवेशन के लिए कितना फायदेमंद होता है। रेयर मेडिसिन्स, मटेरियल्स सब अपने आप मिलते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में अनमैच्ड स्टेटस मिलता है। और क्या तुम्हें अपनी पुरानी सेक्ट के लोगों की जरा भी परवाह नहीं? तुम्हारी जनरेशन के कई कल्टीवेटर्स अभी भी येलो मेपल वैली में हैं। अगर उन्हें बचाने वाला कोई नेशन सोल कल्टीवेटर नहीं हुआ तो दूसरी सेक्ट्स मिलकर एक ही रात में सब खत्म कर सकती हैं। उनके साथ क्या होगा कौन जानता है। अब एंसेस्टर लिंगहू बरवनाओं पर खेलने लगा था। हानली मुस्कुराया और लापरवाही से बोला, ड्रिफ्टिंग साउथ क्लाउड सेक्ट के एल्डर के रूप में मेरे पास स्पिरिट मेडिसिन्स और मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है, और कल्टीवेशन वर्ल्ड की शोहरत जैसी खोखली चीजों में मेरी कोई रुचि नहीं। जहां तक सेक्ट के खत्म होने की बात है तो ये तो आम बात है। चाहे सेक्ट कितनी भी पुरानी हो, एक दिन खत्म हो ही जाती है। और मेरे पुराने सेक्ट मेंबर्स, मैं उनके मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। बस यही दुआ है कि किस्मत उनके साथ ठीक रहे।